अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम में मैं मोहम्मद अवैस रशीद आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, तो गिलगित हंजा टूर की आज सेकंड एपिसोड है। इसमें हम इंशाल्लाह था कोट से चलेंगे और था कोट से होते हुए बिशाम से फिर दासू डैम, बादशाह डैम और इसके एरिया को कवर करते हुए हम चलास में पहुँचेंगे और चलास पे जो जाके ये हमारी जर्नी एंड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे के सफ़र के बारे में आपको बताएंगे। और पहली एपिसोड में हम जो है अपना सन अब्दाल से चले थे और क्योंकि अब हज़ारा मोटरवे बन गया है तो हमने KKH को यूज़ नहीं किया था, बल्कि हज़ारा मोटरवे से होते हुए हम था कोट पहुँचे थे। था कोट से आगे जो है मोटरवे तो नहीं है, तो वहाँ से फिर अभी हमें KKH N35 या इसको कराक्रम हाईवे भी कहते हैं और इसका शुमार दुनिया के 8वें अजूबे में भी होता है। इसको लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। किस तरह बड़े पहाड़ों के दरमियान से ये सड़क बनाई गई है। तो इंशाल्लाह N35 पे सफ़र करते हुए हम चलास पहुंचेंगे और इसके जितने भी मेजर सिटीज़ और टाउन्स वैलीज़ रास्ते में आती हैं इनकी डिटेल आपको पूरी बताएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम अपने सफ़र का जो आगाज़ है वो था कोट से करेंगे। जैसे कि आपको पहली एपिसोड में हमने बताया था कि था कोट जो है वो ज़िला बाटाग्राम का एक कस्बा है और था कोट के मुकाम पे आके हज़ारा मोटरवे जो है वो एंड हो जाती है और अगला सफ़र हमारा KKH पे होता है और साथ ही दरियाए सिंध जो है वो भी था कोट के मुकाम पर KKH का नशीन हो जाता है और KKH के साथ चलता जाता है और तकरीबन गिलगित के पास तक जो है वो KKH के साथ ही रहता है और दरियाए सिंध के ऊपर ही दासू और बादशाह डैम की तामीर का काम जारी है। और था कोट अपने महल वकू की वजह से जो है ज़िला बाटाग्राम की जो तजारती सरगर्मियों उनका मरकज़ है और था कोट के मुकाम से ही जो बसें हैं कराची के लिए और मुल्क के दूसरे शहरों के लिए चलती हैं और अक्सर आपने कराची की जो बसें हैं या जो लॉन्ग रूट की बसें उसके ऊपर जो है वो था कोट लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। तो था कोट बेसिकली ये वो जो है वहाँ से बसें चलती हैं और पूरे पाकिस्तान में वहाँ से जाती हैं। हिस्टोरिकली बात की जाए तो था कोट जो है वो 1399 में अमीर तैमूर इधर आया था, तो उसने जो है इस एरिया को कैप्चर कर लिया था। ना कि था कोट बल्कि कोहिस्तान और ये सारा एरिया जो है वो कैप्चर करके अपने जो उसके तुर्क अमीर थे उनको इधर छोड़ गया था। तो तुर्क अमीर जो है वो 1399 से ले कर 1703 तक जो वहाँ यहाँ पे हुक्मरानी करते रहे हैं और 1703 में स्वाति जो कबाइल हैं उन्होंने यहाँ पे हमला किया था और इस एरिया पूरे को कैप्चर कर लिया था। तो उसके बाद जो है वो बहुत से जो स्वाति कबाइल हैं वो इधर आके आबाद हो गए थे, इसलिए भी यहाँ पे जो मेजॉरिटी कबाइल हैं वो स्वात से ही तल्लक रखते हैं। ज़बान की बात की जाए तो था कोट में जो है वो पश्तो बोली जाती है और उर्दू भी ज़्यादातर लोग जानते हैं। अच्छा, जो था कोट की फेमस प्लेसेस की बात की जाए तो था कोट का जो पुल है वो काफ़ी मशहूर है। पहले यहाँ पे एक पुल था, तो अभी जो सी पैक के मंसूबे के तहत यहाँ पे एक और पुल तामीर किया गया है, तो अभी था कोट के पास 2 पुल हो गए हैं और जो दोनों पुल हैं बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं। जब एक पुल पे आप ट्रैवल करते हो तो दूसरा पुल आपको सामने दिखाई देता है। अच्छा, तो जैसे ही हम था कोट का पुल क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद जो दरियाए सिंध है वो रोड के राइट साइड पे आ जाता है, तो थ्रू आउट दासू डैम तक वो जो है वो KKH के राइट साइड पे ही बहता रहता है और पुल क्रॉस करने के बाद हम ज़िला बाटाग्राम से जो है ज़िला शांगला में एंटर हो जाते हैं और KKH पे जो हम सफ़र कर रहे होते हैं वो बेसिकली ज़िला शांगला की हदूद में शामिल है और दरियाए सिंध के राइट साइड पे दरियाए सिंध बह रहा होता है और दरियाए सिंध की जो साथ का जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं दूसरी साइड पे वो बेसिकली ज़िला बाटाग्राम ही का हिस्सा हैं। तो साथ साथ जो हमें दरिया के साथ जो व्यू नज़र आ रहा होता है वो सारा ज़िला बाटाग्राम ही है। ज़िला शांगला की बात करते हैं तो ये मालाकाट डिवीज़न का हिस्सा है। अलपुरी मरकज़ी शहर है जबकि बिशाम सबसे बड़ा शहर और तजारती मरकज़ है। हिस्टोरिकली बात की जाए तो तारीख में मिलता है कि सिकंदर आज़म इस ज़िला में आया था और पीर सर जो माउंटेन है उसके मुकाम पर उसने क़याम किया था। ज़िला शांगला का शुमार जो है वो पसमानदा अज़ला में से एक शामिल होता है ये भी, और यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट वगैरह के काम जो है बहुत कम हुए हैं।
और ज़िला शांगला जो है वो अपने ऊंचे पहाड़ों से बहती हुई आबशारों, तंग दरों, सनोबर, चीड़ और देवदार के घने जंगलात की सरजमीन है। ज़िला शांगला का ज़्यादातर हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, इसलिए ज़ेरे काश्त रकबा जो है बहुत कम है। और सयाहों की जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जिसमें होटल वगैरह शामिल हैं, वहाँ यहाँ पे नहीं मिलती। इस वजह से यहाँ पे जो है सयाह बहुत कम आते हैं। अगर ये बुनियादी ज़रूरियात अगर फराहम कर दी जाएँ तो स्वात, नारान, काकान की जगह ज़िला शांगला में भी जो है वो तरक्की के इम्कानात खुल सकते हैं। था कोट का पुल क्रॉस करने के बाद हम ज़िला शांगला के कस्बा डंडाई में दाखिल होते हैं और डंडाई के बाद हम महरा से होते हुए बिशाम सिटी में दाखिल हो जाते हैं। और था कोट से ये बिशाम का जो सफ़र है तकरीबन 30 किलोमीटर बनता है। और चूँकि पहाड़ी सफ़र है इसलिए जो है वो 30 किलोमीटर का सफ़र भी तकरीबन आपके 50 मिनट 1 घंटा लग ही जाता है बिशाम तक पहुँचते हुए। और बिशाम सिटी जो है वो ज़िला शांगला की तिजारती और कमर्शियल जितनी सरगर्मियाँ उनका मेन मरकज़ है, क्योंकि ये KKH के ऊपर मौजूद है। और मौसम गर्मा के अंदर ये छोटा सा शहर जो है वो मकामी और बैनुल-अक़वामी सयाहों का मरकज़ बन जाता है, क्योंकि इस शहर की जो लोकेशन है उसको मरकज़ी हैसियत हासिल है। यहाँ से एक जो KKH है वो चिलास की तरफ टर्न कर जाती है और चिला से फिर वो गिलगित की तरफ जाती है। इससे एक दूसरा रास्ता निकलता है जो स्वात की तरफ चला जाता है। तो यहाँ से आप जो है वो गिलगित भी जा सकते हैं और स्वात भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से स्वात जाते हुए जो है वो आपको पूरा ज़िला शांगला को क्रॉस करना पड़ता है। और इसके रोड जो हैं वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है और ट्रैफिक जाम का जो इशू है वो मौजूद रहता है। अगर आप स्वात जाना चाहते हैं तो मेरा ये मशवरा है कि आप मोटरवे को यूज़ किया जाए। और मोटरवे जो है आपको तकरीबन स्वात तक जो है अभी मोटरवे बन गई है। अगर इस्लामाबाद से आप स्वात आना चाहते हैं तो आप पेशावर जो मोटरवे है वहाँ तक, और वहाँ से फिर जो है आपको रास्ते में जो है वो स्वात की मोटरवे मिल जाती है, जो थ्रू आउट जो है आपको स्वात तक जो है मोटरवे अवेलेबल है। शाम सिटी के अंदर आपको होटल और एक सिविल हॉस्पिटल भी मौजूद है, होटल्स भी अवेलेबल हैं, यहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं और खाना वगैरह भी आपको जो है वो काफ़ी सस्ता मिल सकता है। यहाँ पे आप कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं मज़ीद आने वाले सफ़र के लिए, क्योंकि मज़ीद सफ़र जो है आपका कोहिस्तान ज़िला का है और वो थ्रू आउट आपका पहाड़ी सफ़र है। शाम सिटी से निकलने के बाद हम KPK के हज़ारा डिवीज़न के इलाके कोहिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। कोहिस्तान का मतलब है पहाड़ों की सरजमीन, लैंड ऑफ माउंटेन्स। कोहिस्तान अब 3 अज़ला पर मुश्तमिल है। ज़िला लोअर कोहिस्तान जिसका मरकज़ी शहर पटन वैलीज़ है, ज़िला अपर कोहिस्तान जिसका मरकज़ी कस्बा जो है दासू है, यहाँ पे अभी दासू डैम बन रहा है, और ज़िला कोलाई पालस जिसका मरकज़ी जो शहर है वो पालस है। शाम के निकलने के बाद जैसे हम दाखिल होते हैं तो ज़िला लोअर कोहिस्तान में दाखिल होते हैं और फिर हम लोअर कोहिस्तान में सफ़र करते हुए पटन तक जाते हैं। तो याद रहे कि ये KKH के जो लेफ़्ट साइड में सारा एरिया है वो आपका ज़िला लोअर कोहिस्तान का हिस्सा है, लेकिन जो राइट साइड पे आपको दूर पहाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं वो सारे का सारा आपका जो एरिया है वो आपका ज़िला कोलाई पालस का है। और ये बड़ा ही खूबसूरत एरिया है और फ्यूचर में हो सकता है जो कोलाई पालस का एरिया है ये भी सयाहों के लिए एक मरकज़ी हैसियत अख्तियार कर जाए। कोहिस्तान के इलाके की बात करें तो यहाँ पे मकामी जो है वो कोहिस्तानी ज़बान बोली जाती है, इसके अलावा पश्तो और उर्दू ज़बान भी बोली जाती है। और कोहिस्तान के जो ज़िला कोहिस्तान है इसमें दुनिया की 3 जो बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालय, कराक्रम और हिंदुकुश, इस ज़िला में ये तीनों मौजूद हैं। और कोहिस्तान का जो एरिया है ये खूबसूरत परिंद वेस्टर्न ट्रैगोपैन का घर समझा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। याद रहे वेस्टर्न ट्रैगोपैन और बर्फ़ानी चीते या स्नो लेपर्ड की बका को शदीद ख़तरा लाहक है, इनकी तादाद दुनिया में बहुत कम रह गई है, तो इस स्पीशीज़ का ख़ास तौर पे जो है वो ख्याल रखा जाता है। अभी कोहिस्तान की आबो हवा और माहौल की बात की जाए तो यहाँ की आबो हवा और माहौल शदीद सख्त है, क्योंकि बहुत ऊंचे पहाड़ हैं और बड़ी डीप वैलीज़ हैं
और गर्मियों के मौसम में वैलीज़ के अंदर इंतहाई सख्त गर्मी पड़ती है और हवा का जो दबाव है हवा ना होने के बराबर होती है। और सर्दियों के मौसम के अंदर जो है वो वैलीज़ के अंदर शदीद सर्दी पड़ती है। हाँ, पहाड़ों के ऊपर जो है गर्मियों के सीज़न में मौसम कुछ बेहतर होता है, लेकिन सर्दियों के सीज़न में पहाड़ों के ऊपर जो है बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है और बर्फ़ से ढक जाती हैं, तो ऊपर जो है पहाड़ों पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो लोगों को वैलीज़ ही का रुख करना पड़ता है, जो वो भी शदीद सर्दी की लपेट में होती हैं। अच्छा, तो कोहिस्तान के एरिए में इंटर होते हुए हम ज़िला लाहौर कोहिस्तान और ज़िला पालस की बात एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ साथ जा रहे होते हैं, बिल्कुल आमने सामने वाक़या हैं। तो KKH के साथ जो है वो दरिया सिंध जो है वो राइट साइड पे बहता जाता है, और दूसरी तरफ दरिया सिंध को के दूसरी साइड पे जो बुलंद बाला पहाड़ आपको दिखाई देते हैं और कहीं की आपको बर्फ़ भी नज़र आती है। तो ये सारा एरिया जो है वो कोलाई पालस का है। शाम से निकलने के बाद तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद दुबैर नाला आ जाता है, और दुबैर 20 किलोमीटर का सफ़र भी आधा पौना घंटा लग ही जाता है, क्योंकि पहाड़ी सफ़र है और सेफ़ ड्राइविंग जो है वो अच्छी चीज़ है। तो दुबैर नाला में आप जो है ठंडे पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, साफ़ पानी है, तो गर्मी की शिद्दत को आप थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे फैमिलीज़ के लिए कोई ख़ास जो है पॉइंट नहीं बना हुआ, और फैमिलीज़ के लिए वहाँ कोई ऐसी ख़ास जगह नहीं है। तो अगर आपके साथ फैमिलीज़ हैं तो फिर दुबैर नाला की तरफ जो है वो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो फैमिली के लिए कोई स्पॉट मौजूद नहीं है। और KKH जो है दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा है, और यहाँ पे सफ़र करते हुए आपको बुलंद बाला पहाड़ और कुदरती मनाज़र का हसीन इंतज़ार नज़र आता है। और यहाँ पे सफ़र करते हुए जब आप दुबैर नाला से निकलते हैं तो आपको पटन की तरफ सफ़र करते हैं, तो ये भी 21-22 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन इसमें भी आपका पौने घंटा या इससे ज़्यादा का टाइम लग सकता है। और क्योंकि सफ़र जो है वो पहाड़ी सफ़र है, और यहाँ पे पहाड़ों के अंदर जो है वो स्पीड इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। पटन जो है वो ज़िला लाहौर कोहिस्तान का मेन तजारती मरकज़ है और मरकज़ी शहर है, और यहाँ पे तकरीबन जो है वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं, बैंक वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं, और इसकी आबादी भी काफ़ी है, और ये काफ़ी डेवलप फॉर्म में मौजूद है। और ये आपको KKH की जब आप KKH को क्रॉस कर रहे होते हैं तो आपको साथ ही राइट साइड पे आपको सारा पटन का एरिया मिलता है, और पटन से ही एक रोड निकलती है, एक पटन से भी एक पुल क्रॉस करने के बाद जो है आप एक रोड निकलती है जो ज़िला कोलाई पालिस की तरफ जाती है। शुरू में दरिया के एक साइड पे KKH पे आप सफ़र कर रहे होते हो, और सामने एक रोड नज़र आ रही होती है जो आपकी कोलाई पालस की तरफ जा रही होती है, और वो आगे जाके वो राइट साइड पे टर्न कर जाती है। अच्छा, तो ज़िला कोलाई पालस को 2017 में जो है वो कोहिस्तान से अलहदा करके अलहदा ज़िला बनाया गया है। और कोलाई पालस जो है ये इसका जो आबो हवा है या जो इसका व्यूज़ हैं वो सियाह की अट्रैक्शन का मरकज़ बन सकते हैं अगर यहाँ पे रोड वगैरह बन जाएं। पटन से आगे जो है वो अगर कोलाई पालस की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पे आपकी गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ पे आपको जीप पे सफ़र करना होगा। फिर वहाँ से आपको जीप आपकी अपनी हो या आप वहाँ से जीप हायर कर लेंगे, और वहाँ से जो रोड निकलती है वो सीधी आपको पालस वैली तक ले जाएगी। अच्छा, तो ये रोड जो है इसकी एक्सटेंशन का काम जारी है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में ये जो रोड है ये जो मानसेरा डिस्ट्रिक्ट का नारान का एरिया है ये नारान या कगान में जाके मिल जाएगी। और अगर ये रोड जो है नारान से ले के और पटन के दरमियान जो है तामीर हो जाती है तो फिर ज़िला कोलाई पालस में सियाहत के हवाले से इंकलाब बर्पा हो जाएगा, और यहाँ पे भी सियाहों का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कोलाई पालस का जो सारा एरिया है वो खूबसूरत पहाड़ों, खूबसूरत झीलों, और यहाँ पे बहुत चरागाहें और मीडोज़ काफ़ी मकदार में मौजूद हैं, और इसलिए यहाँ पे जो है ये सियाहों के अट्रैक्शन का मरकज़ बन सकते हैं। अच्छा, पटन से निकलने के बाद आप ज़िला अपर कोहिस्तान में दाखिल हो जाते हैं, और इसका जो मरकज़ी कस्बा है वो दासू है, और दासू जो है वहाँ पे जो है वो डैम का काम जो है वो जारी है। और पटन से निकलने के बाद तकरीबन जो है वो पौने 2 घंटे में जो है आप दासू पहुँच सकते हैं। और दासू का जो वैसे जो सफ़र है पटन से जो दासू के दरमियान है वो 40 किलोमीटर है,
और पहाड़ी एरिया है तो 1.5 घंटा पौने 2 घंटे लग जाते हैं। जब आप डैम एरिया दासू डैम एरिया में दाखिल होते हैं तो कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से जो है वो रोड वहाँ पे थोड़ी सी डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे भी तो आपका जो सफ़र है थोड़ा स्लो हो जाता है। तो दासू डैम की जब बात कर लें तो दासू डैम का जो काम है वो 2017 में शुरू किया गया था, लेकिन फ़ंड की कमी और डैम के लिए जो ज़मीन हासिल करना थी उनके मसाइल की वजह से काम रोक दिया गया था। 2019 में इन मसाइल को हल करने के बाद इसका दोबारा काम शुरू हुआ था और जो एस्टीमेट लगाया गया है उसके मुताबिक 2025 में जो है इसको मुकम्मल होना है। दुआ करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये खैर-ओ-आफियत से जो है तकमील की मराहल तक पहुंच जाए। अगर दासू डैम खैर-ओ-आफियत से तकमील तक पहुंचता है तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी रखी गई है वो 4320 मेगावाट है और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मौजूदा डैम तरबेला डैम, इसकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है वो 4888 मेगावाट है। तो दासू डैम की भी तकरीबन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी जो है तरबेला डैम के करीब ही है। अच्छा, तो दासू का एरिया क्रॉस करने के बाद हमारा सफ़र जो है वो कोहिस्तान का आखिरी कस्बा जो है वो साजीन की तरफ होता है और साजीन कोहिस्तान का आखिरी कस्बा है। उसके बाद जो है वो KPK की हदूद भी ख़त्म हो जाती है और वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान का जो ज़िला दिया मीर है वो स्टार्ट हो जाता है। दासू से जब आप साजीन की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं तो रास्ते में चाय वगैरह का होटल वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ पे आप चाय पी सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं और थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। साजीन टाउन को क्रॉस करने के बाद KPK की हदूद एंड हो जाती है और हम ज़िला गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। और जैसे ही हम ज़िला गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दिया मीर में एंटर होते हैं तो साथ ही दिया मीर बादशाह डैम की हदूद शुरू हो जाती है। अच्छा, जो दिया मीर बादशाह डैम है ये हिस्ट्री के अंदर जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहा है। माजी में बार बार जो है वो इसके लिए सजेशन और ये किया जाता रहा है, लेकिन आलमी दबाव और दूसरे सियासी मामलात की वजह से इसका काम शुरू नहीं हो सका और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 2020 में हुआ है और 2020 में इसका बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है और इसका जो एस्टीमेट लगाया गया है वो 2028 के अंदर जो है इसको मुकम्मल होना है। जो बादशाह डैम है वो RCC या कंक्रीट से अगर डैम को बनाया जाएगा और RCC का बना हुआ ये सबसे जो है वो टॉलेस्ट डैम है दुनिया का। और इसकी अगर बेसमेंट्स की बात की जाए तो अगर बेसमेंट जिससे इस कंक्रीट इसकी उठाई जाएगी वो तकरीबन 1 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई आ जाएगी और अगर इसके जो ऊपर सरफेस से बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है वो 272 मीटर तक है। इसलिए इसकी ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से डैम बनने के बाद तकरीबन यहाँ से जो है डैम से जो है वो चलास का एरिया जो है वो अपना जो सफ़र है वो 40 किलोमीटर है और चलास से फिर आगे जब आप गिलगित की तरफ जाते हैं तो राई कोट का ब्रिज आता है। तो कहा जाता है कि जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो राई कोट के ब्रिज तक जो है वो पानी की जो मकदार है दरिया सिंध में वो डैम बनने की वजह से वो सारा एरिया जो है पानी में डूब जाएगा और इसके साथ साथ पानी की ह्यूज कैपेसिटी जो है वो स्टोर करने की सलाहियत इस डैम में मौजूद होगी। और अगर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसकी जो पावर है वो तकरीबन 4800 मेगावाट बिजली इससे पैदा हो सकती है, जो तकरीबन तरबेला डैम के बराबर है। और साथ साथ जब सबसे बड़ा इस डैम का फ़ायदा होना है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इससे हम दरिया सिंध के पानी को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं और जो मानसून के मौसम में जो पानी का एक्स्ट्रा दबाव आता है और उसका इफेक्ट जो है ना इस डैम से कम हो जाएगा, जिससे तरबेला डैम की लाइफ में कई गुना इजाफा हो जाएगा। क्योंकि अब जो हालात हैं उसमें जो है जब मानसून की बारिशें होती हैं तो सारा लोड तरबेला डैम के ऊपर आ जाता है और उसकी जो लाइफ है बहुत कम हो रही है क्योंकि उस पर तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बादशाह डैम के बनने के बाद जो पानी का जो इजाफी प्रेशर है वो सारा जो है वो बादशाह डैम बर्दाश्त कर लेगा
और तरबेला डैम के ऊपर जो है वो पानी का प्रेशर कम से कम होगा। दुआ करते हैं कि ये भी जो प्रोजेक्ट है ये अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरोफियत से मुकम्मल हो, और ये हमारी क्या कहते हैं ना ज़िंदगी और मौत का मसला है। जो डैमों की तामीर है ये पाकिस्तान की अभी ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर ये डैम नहीं बनते तो पानी सारा ज़ाया हो जाता है, तो फ्यूचर के अंदर जो है ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और माहौल में बड़ी तब्दीली आ रही है। और अगर ये डैम बन जाते हैं तो हम पानी को ज़ाया होने से बचा सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे जो मानसून में जो सैलाबी सिलसिले शुरू हो जाते हैं उसमें भी रोकथाम हो जाएगी। दिया मीर बादशाह डैम की हदूद को क्रॉस करते करते हम जो है वो चलास पहुंच जाते हैं, और दिया मीर बादशाह डैम से चलास का जो सफ़र है वो 40 किलोमीटर है। और जो चलास है ये ज़िला दिया मीर का मरकज़ी शहर है, और इसको गिलगित बल्तिस्तान का गेटवे भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आप बेशक आप KKH से आते हैं या बाबूसर टॉप वाले रास्ते से आते हैं, ये दोनों रास्ते जो है चलास में 0 पॉइंट पे आके दोनों मिल जाते हैं। और फिर आगे जो सफ़र है वो आपका KKH के ज़रिए आप गिलगित की तरफ चले जाते हैं। तो दोनों रास्ते क्योंकि इधर आके मिल जाते हैं इसलिए उस जगह का गिलगित का गेटवे भी कहते हैं। अच्छा, तो चलास के अंदर जो है वो एयरपोर्ट भी मौजूद है, और जो है बाकी जो है वो बेसिक जो है यहाँ पे होटल्स काफ़ी मकदार में मौजूद हैं, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट आते हैं तो वो अगर बाई रोड आ रहे होते हैं तो वो भी जो है वो कोशिश होती है कि चलास आके वो स्टे करते हैं, और अगर बाई एयर भी वो अगर चलास आते हैं तो वहाँ पे फिर होटल में स्टे करके सुबह सुबह वो हंसा गिलगित के लिए निकल जाते हैं। चलास के मौसम की बात की जाए तो इसका मौसम काफ़ी सख्त है। उसकी बेसिक वजह ये है कि इसके साथ ही जो है ना इसके एरिए में जो है वो नांगा पर्वत जो दुनिया का 7वां बड़ा पहाड़ है वो मौजूद है, और वो मानसून की जितनी हवाएं या किसी किस्म की हवा है उनके लिए बैरियर का काम करता है। वो चलास वैली की तरफ उन हवाओं को आने नहीं देता। इस वजह से गर्मियों के मौसम में यहाँ पे इंतहाई गर्मी पड़ती है और बिल्कुल खुश्क, और मौसम इंतहाई खुश्क होता है। और सर्दियों के मौसम के अंदर जो है यहाँ इंतहाई सर्दी पड़ती है और साथ ही जो आबो हवा खुश्क होती है। इसलिए टूरिस्ट के लिए जो है वो यहाँ पे दिन का जो टाइम है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि हमने भी तकरीबन यहाँ पे जो है वो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, जिस वजह से हमें इधर जो है वो तकरीबन जो है वो 15-16 घंटे इधर स्टे करना पड़ा था, तो हमें इसके मौसम का अंदाज़ा हो गया था। और नांगा पर्वत जो है वो इसी एरिया में मौजूद है, लेकिन इसके जो दूसरे जो पहाड़ हैं वो इतने बड़े हैं कि उसके पीछे जो है वो नांगा पर्वत हमें दिखाई नहीं देता। नांगा पर्वत को देखने के लिए हमें या तो ड्रोन कैमरा यूज़ करना पड़ेगा, या फिर जो है वो हमें किसी पहाड़ की थोड़ी सी चोटी के ऊपर से जाके हमें देखना पड़ेगा, तो हमें नांगा पर्वत का व्यू मिल जाएगा। ज़बान की बात की जाए तो चलास के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो ज़बान बोली जाती है वो शीना लैंग्वेज है, जो गिलगित की जो है एक मकामी ज़बान है। और गिलगित के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़बान बोली जाती है वो शीना ही है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो क्योंकि कोहिस्तान से आए हुए काफ़ी मकदार में जो है वो पश्तून भी मौजूद हैं, तो वो इधर ही सेटल हैं, उनका इधर कारोबार है, तो आपको पश्तो स्पीकर भी काफ़ी मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है वो क्योंकि टूरिस्ट का आना जाना यहाँ काफ़ी है, तो लोग जो है उर्दू जो है वो आसानी से समझ लेते हैं। तारीख़ी हवाले से बात की जाए तो चलास जो है वो ये एरिया जो है ना इसमें जो है वो बहुत पुराने आबादी के जो के आसार मिलते हैं, और बुद्धिज़्म जो मज़हब है उसके लिए ये एरिया जो है ना चलास का जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पे जो है बुद्ध मज़हब की जो मुक़द्दस रॉक्स हैं और साइट्स मौजूद हैं, जिसके ऊपर जो है वो लखाई नक्शे और ड्राइंग बनी हुई है, जिसके ज़रिए हमें जो है वो क़ब्ल मसीह के बारे में मालूमात मिलती है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो निशानात और लखाई है ये 5000 क़ब्ल मसीह से लेके 1000 क़ब्ल मसीह के दरमियान के दौर की लखाई है। मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 1000 साल पहले की ये लखाई मौजूद है, और इसकी स्टडी जारी है। आज का जो सफ़र हमारा थाकोट से शुरू हुआ था और चलास के मुकाम पे जो है ये एंड हो गया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सफ़र होगा वो आगे गिलगित की तरफ होगा। और हमने कोशिश की है कि आपको जो इसके बारे में रास्ते में आने वाले जो टाउन्स है वैलीज़ हैं उनके बारे में आपको जितनी मालूमात मिल सकती है हमने आपको दी है।
अगर हमारी ये कावश अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर ट्यूशन सिस्टम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है और हम इस काम में जो है वो मज़ीद जो है वो मेहनत और तगोदो कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी सजेशन है तो काइंडली जो है वो कमेंट्स कर दीजिएगा। हम आपकी जो भी कमेंट्स है उसको अप्रिशिएट करेंगे और उस सजेशन पे अमल करेंगे और आने वाली वीडियोस में जो है वो आपकी राय को अहमियत दी जाएगी। इसके साथ ही मोहम्मद अवैस रशीद को ब्राइट फ्यूचर ट्यूशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।